गर्मियों की दोपहर थी। अमित खेत से थक कर लौटा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। रूपा ने तुरंत उसे पानी का गिलास थमाया और धीरे से कहा, सुनिए जी, आज फिर दीदी और जीजा जी का फ़ोन आया था। माँ जी कमरे में छिपकर उनसे बात कर रही थी। मुझे लगता है कि इस बार बात हमारे खेतों की है। अमित ने पानी पिया और उदास होकर बोला, रूपा, माँ उनकी बातों में आ चुकी हैं। विशाल जीजा जी शहर में जो नया रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू कर रहे हैं। माँ को लगता है कि उसमें पैसा लगाने से हमारा पूरा खानदान रईस हो जाएगा। तभी अंदर के कमरे से शारदा देवी की हंसने की आवाज़ आई। वह फ़ोन पर अपने दामाद विशाल से बात कर रही थी। अरे विशाल बेटा, तुम चिंता क्यों करते हो? अमित तो सीधा साधा है। उसे क्या पता कि शहर में कितनी कमाई है। वह तो बस मिट्टी में ही लगा रहेगा। तुम बस ज़मीन के कागज़ तैयार करवाओ, मैं अमित से दस्तखत करवा लूँगी। शाम को जब सब खाने पर बैठे तो शारदा देवी ने बात छेड़ी। उन्होंने अमित की तरफ देखे बिना कहा, अमित, कल शहर से वकील बाबू आ रहे हैं। हमारे हाईवे वाले जो 4 बीघे खेत हैं उन्हें हम विशाल के नाम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। विशाल वहाँ एक बड़ा गोदाम बनाएगा जिससे हर महीने लाखों का किराया आएगा। अमित के हाथ से निवाला छूट गया। उसने कहा, माँ, वो खेत बाबूजी ने अपनी आखिरी सांस तक सहेजे थे। उसी की बदौलत आज हमारे घर का चूल्हा जलता है और बच्चों की पढ़ाई हो रही है। जीजा जी का पिछला कपड़ा मिल का बिजनेस भी तो डूब गया था, जिसमें आपने हमारी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। यह सुनते ही शारदा देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने थाली खिसका दी और बोली, चुप कर, अपने बड़े जीजा की बराबरी करेगा तू? वह शहर का इतना बड़ा आदमी है। उसकी किस्मत खराब थी जो पिछला काम नहीं चला, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू उन पर उंगली उठाएगा। ज़मीन मेरी है और मैं उसे अपनी बेटी दामाद को दूंगी। रूपा ने बीच में बोलना चाहा, पर माँ जी, तू तो बीच में बोल ही मत रूपा। शारदा देवी चीखी, जब से इस घर में आई है मेरे बच्चों में दरार डालने की कोशिश कर रही है। कल सुबह अमित दस्तखत करेगा बस। अमित उस रात सो नहीं सका। उसने देखा कि उसकी माँ का मुंह अब एक अंधा कुआं बन चुका था जो उनके पूरे परिवार को निगलने वाला था। उसने चुपचाप अपने स्तर पर जांच करने का फैसला किया। अगले दिन वह शहर गया और विशाल के ऑफिस के पते पर पहुंचा। वहां जाकर जो उसे पता चला, उसने अमित के होश उड़ा दिए। विशाल का कोई बिजनेस नहीं था। वह भारी कर्ज में डूबा हुआ था और सट्टेबाजी की आदत के कारण लेनदार उसके पीछे पड़े थे। वह शारदा देवी की ज़मीन को अपने नाम करवाकर तुरंत बेचना चाहता था ताकि अपना कर्ज चुका सके। अमित जब घर लौटा तो रागिनी और विशाल पहले से ही वहाँ सोफे पर बैठे ठाठ से चाय पी रहे थे। अरे साले साहब, आइए, देखिए वकील साहब कागज़ लेकर आए हैं। बस यहाँ अंगूठा या दस्तखत कर दीजिए, फिर देखिए आपका जीजा आपको कैसे शहर का बाबू बनाता है। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा। शारदा देवी ने भी तुरंत पेन अमित के हाथ में थमा दिया। ले अमित, देरी मत कर।
अमित ने फ़ोन लिया, लेकिन उसने कागज़ों पर दस्तखत करने के बजाय उन्हें बीच से फाड़ दिया। यह क्या बदतमीजी है? विशाल खड़ा होकर चिल्लाया। अमित, तू पागल हो गया है क्या? शारदा देवी हक्की बक्की रह गईं। अमित ने ठंडे लहजे में कहा, पागल मैं नहीं माँ, आप हो गई हैं। जिसे आप अपना शेर दामाद समझ रही हैं वह एक नंबर का धोखेबाज है। अमित ने अपनी जेब से विशाल के कर्ज के सारे कानूनी दस्तावेज और लेनदारों के नोटिस मेज़ पर पटक दिए। जीजा जी, आपकी सट्टे की लद और कर्ज की कहानी मैं शहर से पता करके आ रहा हूँ। आप हमारी ज़मीन पर गोदाम नहीं बनाने वाले थे, बल्कि उसे बेचकर अपना कर्ज चुकाने वाले थे। रागिनी ने तुरंत पासा पलटने की कोशिश की। माँ देखो, यह भैया हम पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं ताकि ज़मीन हमें ना देनी पड़े। लेकिन इस बार अमित का सब्र टूट चुका था। उसने रागिनी और विशाल से कहा, तुम दोनों इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा। विशाल ने जब देखा कि उसका भांडा फोड़ हो चुका है तो उसका रंग बदल गया। उसने शारदा देवी को झड़कते हुए कहा, चल रागिनी, इस बुढ़िया के पास अब फूटी कौड़ी नहीं बची है। इसके पीछे वक्त बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं। रागिनी भी बिना अपनी माँ की तरफ देखे अपना पर्स उठाकर विशाल के साथ चली गई। शारदा देवी फर्श पर बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपनी उस बेटी और दामाद के लिए अपने कमाऊ और सीधे बेटे बहू को प्रताड़ित किया था, जो अंत में उन्हें बुढ़िया कहकर चले गए। वह रोते हुए अमित के पैरों के पास आई। अमित, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं अंधे मोह में अंधी हो गई थी। मैंने तेरा और रूपा का दिल दुखाया। रूपा ने आगे बढ़कर अपनी सास को संभाला और उन्हें सोफे पर बिठाया। अमित ने माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, माँ आप हमारी माँ हैं। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन याद रखिए, जो पेड़ अपनी जड़ों को काटकर टहनियों को सींचता है वह कभी हरा भरा नहीं रह सकता। उस दिन के बाद शारदा देवी का भ्रम टूट गया और उन्होंने अपने बेटे बहू की अहमियत को समझा। शारदा देवी का भ्रम तो टूट चुका था, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। विशाल और रागिनी जितनी आसानी से हार मान कर गए थे, वह सिर्फ एक तूफान के आने से पहले की शांति थी। इस घटना को बीते 1 महीना हो चुका था। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल गया था। शारदा देवी अब रसोई में रूपा का हाथ बटाती, बच्चों को कहानियाँ सुनाती और अमित के खेत से लौटने पर खुद उसके लिए ठंडा पानी लेकर आती। अमित और रूपा भी अपनी माँ को पूरा सम्मान दे रहे थे, जैसे पुरानी कोई बात हुई ही ना हो। लेकिन एक शाम जब पूरा परिवार आंगन में बैठकर चाय पी रहा था, तभी बाहर एक चमचमाती हुई गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से रागिनी उतरी। उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाला अहंकार गायब था। उसकी आंखें सूजी हुई थी और बाल बिखरे थे और दौड़ती हुई आई और सीधे शारदा देवी के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ मुझे माफ़ कर दो। माँ मैं बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। शारदा देवी का ममतामयी दिल अपनी बेटी को इस हाल में देखकर दहल गया। उन्होंने तुरंत उसे गले से लगा लिया। क्या हुआ रागिनी? रो मत बेटी, साफ साफ बता। रागिनी ने सिसकते हुए कहा, माँ उस दिन जब विशाल यहाँ से गए तो लेनदारों ने उन्हें बहुत मारा। उन्होंने हमारा शहर का घर भी सील कर दिया है। विशाल को पुलिस पकड़ कर ले गई है।
अगर कल सुबह तक कोर्ट में 8 लाख रुपए जमा नहीं किए तो उन्हें सालों की जेल हो जाएगी। माँ, मैं एक अपराधी की पत्नी बनकर नहीं जी सकती, मेरी मदद करो। शारदा देवी ने बेबसी से अमित की तरफ देखा। अमित शांत खड़ा था। उसने कहा, रागिनी दीदी, जो इंसान सट्टे में सब हार गया उसके लिए 8 लाख रुपए भी कम पड़ जाएंगे और हमारे पास इतने पैसे हैं भी नहीं। अमित भाई, मैं जानती हूँ मैंने गलती की। रागिनी हाथ जोड़कर रूपा और अमित के सामने गिड़गिड़ाई, लेकिन विशाल ने कसम खाई कि वह सुधर जाएंगे। माँ, आपके पास वो जो बाबूजी के समय के सोने के कंगन और हार है ना, बस वो मुझे दे दो। मैं उन्हें गिरवी रखकर विशाल को छुड़ा लूँगी। जैसे ही हमारा घर वापस मिलेगा मैं आपके गहने लौटा दूँगी। अपनी बेटी का सुहाग उजड़ने से बचा लो माँ। शारदा देवी का दिल पिघलने लगा। वह कमरे की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि रूपा ने उनके आगे हाथ जोड़ दिए। माँ जी रुकिए, यह गहने सिर्फ सोने के टुकड़े नहीं हैं, यह इस घर की लक्ष्मी हैं और हमारे बच्चों के भविष्य की सुरक्षा हैं। रूपा, आज एक औरत का सुहाग दांव पर है और तुझे गहनों की पड़ी है। शारदा देवी की पुरानी ममता फिर से उन पर हावी होने लगी थी। उन्होंने अमित और रूपा की एक न सुनी। तिजोरी से गहनों की पोटली निकाली और रागिनी के हाथों में थमा दी। रागिनी के आंसुओं के पीछे एक सातिर मुस्कान कौंध गई। वह तुरंत पोटली लेकर चली गई। रागिनी के जाने के 2 दिन बाद तक उसका कोई अता पता नहीं था। शारदा देवी का दिल बार बार घबरा रहा था। उन्होंने कई बार रागिनी को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। तीसरे दिन अमित शहर से लौटा तो उसके साथ एक अधेड़ उम्र के सज्जन थे। अमित ने कहा, माँ, इनसे मिलिए, यह विशाल जीजा जी के चचेरे भाई श्याम जी हैं। श्याम जी ने भारी मन से शारदा देवी को प्रणाम किया और कहा, शारदा जी, मुझे बहुत दुख के साथ यहाँ आना पड़ा है। मुझे अमित ने बताया कि रागिनी भाभी यहाँ आई थी। मैं आपको सचेत करने आया हूँ कि विशाल कभी जेल नहीं गया था। यह सुनते ही शारदा देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? लेकिन रागिनी तो कह रही थी कि वह सब नाटक था। श्याम जी ने सिर झुकाकर कहा, दरअसल विशाल और रागिनी दोनों मिलकर शहर छोड़कर दुबई भागने की फिराक में हैं। विशाल ने सारा कर्ज रफा दफा करने की एक सेटिंग कर ली है और जो कमी रह गई थी वह आपके गहनों से पूरी हो गई। आज रात 9 बजे की उनकी फ़्लाइट है। रागिनी भाभी ने अपनी सगी माँ को सिर्फ एक मोहरा बनाया। शारदा देवी जैसे ही यह सुनी उनका सिर चकरा गया। वह सोफे पर गिर पड़ी। इस बार उनके आंसू डर के नहीं बल्कि उस भयानक धोखे के थे जो उनकी अपनी कोख से जन्मी बेटी ने उनके साथ किया था। मैं कितनी अभागी हूँ, मैंने अपनी रूपा और अमित की बात नहीं मानी। मैं बर्बाद हो गई। शारदा देवी छाती पीट कर रोने लगी। तभी अमित आगे आया। उसकी आंखों में अब और ढील देने की गुंजाइश नहीं थी। उसने अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखा। माँ, रोने से गहने वापस नहीं आएंगे। आपने अपनी ममता निभा दी, अब मुझे एक बेटे का फ़र्ज निभाने दीजिए। अमित ने तुरंत फ़ोन निकाला और अपने एक दोस्त को मिलाया जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी में तैनात था। उसने श्याम जी द्वारा दिए गए टिकट के विवरण और रागिनी विशाल की तस्वीरें अपने दोस्त को व्हाट्सएप पर दी। रात के ठीक 8 बजे थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर
के इंटरनेशनल प्रस्थान टर्मिनल पर विशाल और रागिनी वीआईपी लाउंज में बैठे जूस पी रहे थे। उनके पास मौजूद बैग में शारदा देवी के पुश्तैनी गहने और कुछ कैश रखा था। देखा रागिनी, तुम्हारी बुढ़िया माँ कितनी मूर्ख है। एक बार रोकर सुहाग की भीख मांगी और उसने खानदान की इज्जत हमारे हाथ में सौंप दी। विशाल ने हंसते हुए कहा, हाँ विशाल, अब दुबई में हमारी नई जिंदगी शुरू होगी। अमित और रूपा वहीं खेतों में सड़ते रहेंगे। रागिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी दो पुलिस वाले और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी उनके सामने आकर खड़े हो गए। उनके पीछे अमित और रूपा भी थे। मिस्टर विशाल और मिसेस रागिनी, आप दोनों कहीं नहीं जा रहे हैं। आपके खिलाफ धोखाधड़ी और चोरी की एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस ऑफिसर ने कड़क आवाज़ में कहा। रागिनी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने अमित को देखा तो चीखी, अमित तेरी हिम्मत कैसे हुई पुलिस लाने की? मैं तेरी सगी बहन हूँ। रूपा आगे आई और उसने रागिनी के हाथ से बैग छीनते हुए कहा, बहन वो होती है दीदी जो विदाई के बाद भी मायके की खुशहाली की दुआ करे। जो मायके को ही लूट कर भाग जाए उसे कानून की भाषा में चोर कहते हैं। पुलिस ने तलाशी ली तो बैग से शारदा देवी के सारे गहने बरामद हो गए। विशाल और रागिनी को पुलिस जीप में डालकर ले जाने लगी। रागिनी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन अमित ने पलट कर भी नहीं देखा। अगले दिन सुबह जब अमित और रूपा ने गहनों की पोटली शारदा देवी के हाथों में वापस रखी तो माँ की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उन्होंने वह पोटली खुद अपने हाथों से रूपा के गले में पहना दी। रूपा बेटी, आज से इस घर की असली मालिकिन और तिजोरी की चाबी तुम्हारी है। मैंने जो भूल की उसकी सज़ा मुझे मिल गई। अब इस घर में सिर्फ वही रहेगा जो इस घर का सगा है। शारदा देवी ने रोंधे गले से कहा। अमित ने माँ और रूपा को एक साथ गले से लगा लिया। घर के ऊपर से भ्रम की वह काली दीवार हमेशा के लिए ढह चुकी थी और अब वहाँ सिर्फ सच और आपसी विश्वास की एक नई धूप चमक रही थी। विशाल और रागिनी के जेल जाने के बाद लगा था कि अब जिंदगी पटरी पर लौट आएगी, लेकिन लालच और ईर्ष्या की जड़ें इतनी आसानी से नहीं कटती। जेल की सलाखों के पीछे बैठे विशाल के दिमाग में अब भी बदला लेने का फितूर सवार था। रागिनी और विशाल को अदालत से जमानत तो मिल गई थी, लेकिन पुलिस केस के कारण उनकी साख पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी। उनका शहर का घर लेनदारों ने कुर्क कर लिया था। अब वे शहर के एक तंग इलाके में किराए के मकान में रहने को मजबूर थे। एक शाम विशाल ने गुस्से में कांच का गिलास दीवार पर दे मारा। यह सब उस अमित और उसकी बददिमाग पत्नी रूपा की वजह से हुआ है। उन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। रागिनी, अगर इस बेइज्जती का बदला नहीं लिया तो मेरा नाम भी विशाल नहीं। रागिनी, जो अब तक अपनी माँ और भाई के खिलाफ थी, इस बदहाली में और भी कड़वाहट से भर चुकी थी। उसने कहा, पर हम करेंगे क्या? माँ ने अब दरवाजे बंद कर लिए हैं और अमित अब कानूनी रूप से सतर्क है। विशाल के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। कानून से सब कुछ नहीं जीता जाता रागिनी। अमित की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? उसके खेत और उसकी फसल। इस बार हम उसे वहाँ चोट पहुँचाएंगे जहाँ से वह खड़ा ही न हो सके। इधर गांव में अमित के खेतों में इस बार बम्पर फसल खड़ी थी। गेहूं की बालियां सोने की तरह चमक रही थी। पूरे गांव में अमित की मेहनत की तारीफ हो रही थी।
अमित और रूपा बेहद खुश थे क्योंकि इस फसल की कमाई से वे अपने बच्चों का दाखिला शहर के बड़े स्कूल में करवाने वाले थे। शारदा देवी भी रोज़ सुबह उठकर भगवान के आगे हाथ जोड़ती, हे भगवान, मेरे बच्चों की खुशियों को किसी की नज़र न लगे। फसल कटने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। उसी रात गांव में तेज़ हवाएं चल रही थी। पूरा परिवार गहरी नींद में सोया था। रात के करीब 2 बजे अमित के पालतू कुत्ते कालू ने अचानक ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू कर दिया। अमित की आंख खुली। उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे आसमान में दूर खेतों की तरफ एक अजीब सी लाल रोशनी दिखाई दी। उसका दिल बैठ गया। उसने रूपा को जगाया, रूपा उठो, देखो खेतों की तरफ कुछ गड़बड़ है। अमित और रूपा जब भागते हुए खेतों की तरफ पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अमित की महीनों की मेहनत, वह लहलहाती हुई गेहूं की फसल आग की भीषण लपटों में घिरी हुई थी। आग बहुत तेज़ी से फैल रही थी। नहीं, मेरी फसल, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अमित पागलों की तरह आग बुझाने के लिए पानी की बाल्टी ढूंढने लगा। रूपा जोर जोर से गांव वालों को मदद के लिए आवाज़ देने लगी। तभी खेत के दूसरे छोर अमित के 2 साए भागते हुए दिखाई दिए। उनके हाथ में केरोसिन के खाली डब्बे थे। हवा के एक झोंके के साथ टार्च की रोशनी उन पर पड़ी तो अमित शन्न रह गया। वे कोई और नहीं बल्कि विशाल और रागिनी थे। अपनी ही सगी बहन ने भाई के पेट पर लात मारने के लिए उसके आशियाने में आग लगा दी थी। दीदी, जीजाजी, अमित चिल्लाया और उनके पीछे भागा। लेकिन विशाल ने एक मोटरसाइकिल स्टार्ट की और रागिनी को पीछे बिठाकर अंधेरे में फरार हो गया। सुबह तक गांव वालों की मदद से आग तो बुझ गई, लेकिन अमित के 4 बीघे खेत पूरी तरह राख में बदल चुके थे। अमित खेत की मिट्टी को हाथ में लेकर रो पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में अपनी सगी बहन के लिए घृणा। शारदा देवी जब खेतों पर पहुंची और उन्हें पता चला कि यह आग किसी और ने नहीं बल्कि रागिनी और विशाल ने लगाई है, तो उनका अपनी बेटी से रहा सहा मोह भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, जिस बेटी को मैंने कोख में पाला उसने आज मेरे बेटे का पेट जला दिया। आज से रागिनी मेरे लिए मर गई। लेकिन रूपा शांत थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक अंगारा था। उसने अमित का हाथ पकड़ा और कहा, उठिए जी, फसल जल सकती है, आपकी मेहनत और हमारा हौसला नहीं। इस बार इन जालिमों को सिर्फ जेल नहीं, ऐसी सज़ा मिलेगी कि ये दोबारा किसी का घर उजाड़ने की नहीं भी सोच सकेंगे। अमित और रूपा तुरंत थाने पहुँचे। इस बार उनके पास सिर्फ इल्ज़ाम नहीं था। दरअसल अमित ने कुछ दिन पहले ही जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा के लिए खेत के चारों कोनों पर 16 सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। इसके बारे में रागिनी और विशाल को भनक तक नहीं थी। पुलिस के सामने जब उस रात का फुटेज चलाया गया जिसमें विशाल और रागिनी साफ तौर पर खेतों में केरोसिन छिड़ककर आग लगाते हुए दिख रहे थे, तो पुलिस अधिकारी का भी खून खौल उठा। यह सीधा साधा संगीन अपराध है। फसल को आग लगाना और जान माल को खतरे में डालना गैर जमानती धारा में आता है। पुलिस ऑफिसर ने कहा,
अगली ही सुबह पुलिस ने शहर के उस किराए के मकान पर छापा मारा। विशाल और रागिनी अपनी जीत का जश्न मनाते हुए शराब पी रहे थे। जैसे ही पुलिस ने उनके हाथों में हथकड़ी पहनाई, रागिनी चिल्लाने लगी, अमित को बोलो केस वापस ले, मैं उसकी बहन हूँ। पुलिस वाले ने एक जोरदार तमाचा विशाल के गाल पर जड़ा और रागिनी से कहा, अब कोई भाई नहीं बचा, इस बार तुम दोनों को कम से कम 7 साल की सख्त कैद होगी। खेत भले ही जल गए थे, लेकिन सरकार की फसल बीमा नीति और सीसीटीवी फुटेज के पुख्ता सबूतों के कारण अमित को सरकार की तरफ से पूरा मुआवजा मिल गया। कुछ महीनों बाद अमित के खेतों में फिर से हरी भरी फसल लहलहाने लगी। इस बार बच्चों का दाखिला भी अच्छे स्कूल में हो गया। शाम के समय शारदा देवी ने रूपा को अपने पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बहू, आज मेरी तिजोरी भले ही खाली हो, लेकिन मेरा घर सच्चे संस्कारों से भरा है। तुमने और अमित ने मुझे एक नया जीवन दिया है। रूपा ने माँ जी के पैर छुए और मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, जहाँ सच और संतोष होता है वहाँ लक्ष्मी जी खुद ब खुद वास करती हैं। अब इस परिवार में कोई छल कपट नहीं था। रागिनी और विशाल अपने कर्मों की सजा भुगत रहे थे और अमित का परिवार अपनी ईमानदारी और मेहनत के बल पर खुशियों की एक नई इबारत लिख रहा था। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।